चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसके अंदर एक नई चीज हमें आज सीखनी है, नया कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का कॉस्ट का मतलब क्या है? इक्विटी का कॉस्ट का मतलब होता है कि व्हाट आर द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। समझने की कोशिश करो कि अगर शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न अगर कंपनी ने डिलीवर नहीं की, तो कंपनी की शेयर का वैल्यू मार्केट में गिर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। शेयर होल्डर की आज की तारीख में अपनी कंपनी से अनेक कई तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है कि कंपनी अच्छा बिजनेस करेगी, कंपनी अच्छा रेप्यूटेशन मेंटेन करेगी, कंपनी अपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करेगी, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अच्छी तरह से ट्रीट करेगी, कंपनी कोई फ्रॉड नहीं करेगी, कंपनी ट्रांसपेरेंटली अपना बिजनेस चलाएगी। ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। और एक फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी जो है वो हमारे रिटर्न्स अच्छे तरीके से देगी। हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पे एक अच्छा हैंडसम रिटर्न हमें देगी। ये एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर को कंपनी से होता है, दैट द कंपनी विल गिव अस अ गुड रिटर्न। अब समझ के चलिए कि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन जो है कंपनी से 8% रिटर्न की है, और कंपनी का एक्चुअल रिटर्न जो है वो 10% है। तो क्या ऐसे सिनारियों में इक्विटी शेयर होल्डर ये कंपनी से खुश होगा कि नहीं होगा? सोचो, आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है? 8%। कंपनी आपको कितना परसेंट दे रही है? 10%। क्या आप ऐसे कंपनी से खुश होगे कि नहीं होगे? यस। आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन से कम मिले तो दिल टूटे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा ही मिल रहा है आपको। तो ऑब्वियसली यहां पे शेयर होल्डर क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। इट वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। इट वुड बी वेरी हैप्पी। क्यों? उसने चाहा था क्या? 8, उसे मिल रहा कितना है? 10। तो शेयर होल्डर बहुत खुश हो गया। अब मान के चलिए शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन थी 8 और कंपनी ने डिलीवर किया 6। तो ऐसे सिचुएशन में शेयर होल्डर तो क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और अगर कंपनी ने मांगा 8, और मतलब शेयर होल्डर ने मांगा 8 और कंपनी ने दिया 8, शेयर होल्डर इज वेरी इज नॉर्मल है। शेयर होल्डर नॉर्मल है। अब इस एक्सपेक्टेशन और इस रिटर्न का पूरा गेम जो होता है, इससे वैल्यू होता है कंपनी का शेयर। आज की तारीख में आप अपने आप आने वाले 1 घंटे में एक कंपनी के शेयर को वैल्यू करने के कम से कम 2 तरीके मेरे साथ अब सीखोगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखने जाए तो कम से कम फाइनल तक, सी फाइनल की एंड तक, मेरे अनुमान में आप कम से कम 5 से लेकर 6 तरीके सीखेंगे एक कंपनी की शेयर को वैल्यू करने के लिए। कम से कम 5 से लेकर 6 तरीके आप सीखेंगे। लेकिन आपको एक बात समझ के चलनी है, ये जो कुछ भी आप सीख रहे हो ये टेक्सचुअल है। ये बुक वैल्यू ऑफ द शेयर देगा। कहने का मतलब आपके हिसाब से आपको शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये आपको देगा। क्यों ऐसा मैंने स्टेटमेंट किया? देखिए, आज आप अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह हूं। आपकी एक्सपेक्टेशन जो शेयर से है वो अलग है, मेरी एक्सपेक्टेशन जो शेयर से है वो अलग है। इसके कारण से मैं जो शेयर के बारे में सोचता हूं, मुझे जो लगता है कि शेयर की वैल्यू होनी चाहिए, और आपको जो लगता है शेयर की वैल्यू होनी चाहिए, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? इसके वजह से आप सिर्फ शेयर की वैल्यू को आपके हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपके हिसाब से क्या कर सकते हो? प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपके हिसाब से वैल्यू कर सकते हो। लेकिन शेयर जो होता है वो मार्केट में सिर्फ एक बेसिस पर चलता है, और उस बेसिस का नाम है स्पेक्यूलेशन। उस बेसिस का नाम क्या है? स्पेक्यूलेशन। आप सीखेंगे कि द मार्केट डज नॉट वर्क ऑन स्पेक्यूलेशन। इट इज ऐसा कुछ नहीं होता। द मार्केट वर्क सोनली ऑन स्पेक्यूलेशन। What all theories we are having are just developed
to better understand this speculation that happens. All the theories that we have are better developed to understand the speculation. स्पेकुलेशन का मतलब क्या? सट्टा। स्पेकुलेशन का मतलब क्या? सट्टा। मार्केट सट्टे पे चलता है, और हम जो कुछ भी ये सीखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इक्विटी वैल्यूएशन का, वो उस सट्टे को बेटर समझने के लिए सीखते हैं। ये हार्श रियलिटी है। आपको कोई आके बोलेगा नो आई एम इक्विटी वैल्यूअर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मार्केट सट्टे पे चलता है। मार्केट सट्टे पे चलता है। कौन सा सट्टा आज चल रहा है उसको बेटर समझने के लिए हम ये सारी थियरियां लगाते हैं, और उन थियरियों के बेसिस पे शेयर की वैल्यू हमें हाथ में आ जाती है। समझने की कोशिश करो। तो पहला कॉन्सेप्ट इक्विटी वैल्यूएशन का ये था कि अगर आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा शेयर का रिटर्न होगा, तो ऐसे शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन जो है उससे हम फाइनेंस के लैंग्वेज में केई यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर की आपसे जो एक्सपेक्टेशन है उसे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहते हैं। और ये जो रिटर्न है इसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल रिटर्न। क्या कहते हैं हम इसे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और एक्चुअल रिटर्न, और हम इसे अल्फाबेट आर से डिनोट कर सकते हैं। जब भी आर इज ग्रेटर देन केई, जब भी आर इज ग्रेटर देन केई, शेयर की जो प्राइस है ना वो हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। क्योंकि आपके रिटर्न से ज्यादा, क्योंकि आपके आपके मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, आपके किससे ज्यादा? आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये शेयर आज रिटर्न डिलीवर कर रहा है। पर जब आपकी एक्सपेक्टेशन एक्चुअल रिटर्न से ज्यादा हो तो ऐसे शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए? तब ऐसे शेयर की प्राइस जो है वो कम हो जानी चाहिए। सवाल उठता है क्यों? अरे आप क्यों ऐसी चीज को पैसे देंगे जो आपके एक्सपेक्टेशन से कम है? समझने की कोशिश करो। न, हमारी क्लासेस के सामने नूतन करके एक रेस्टोरेंट है। पूरी दुनिया मानती हो कि वो बेहतरीन है। मैं मानता हूं कि वो एक नंबर का गार्बेज रेस्टोरेंट है। मैंने वहां खाया था। देखें, they don't know how to make certain food items. They just don't know it. They mess it up. I ate it. I did not like it. I was with somebody. I told that person, यार ये ऐसे नहीं बनता. This is wrong. This is not make it like this. Did I go back to Nutan? No, I did not go back to Nutan. Why I did not go back? Because they did not meet my expectations. So will they get business from me? Any share that does not meet the expectation of the shareholders, will it get investment from the shareholders? Will it get a good price in the market? What is essential? जरूरी क्या है? कि एक्सपेक्टेशंस को मीट करो। अरे भैया, आज की तारीख में अगर मियाँ बीवी की एक्सपेक्टेशन को सेटल नहीं करता तो बीवी छोड़ के जा सकती है। तो ये तो इन्वेस्टर है, बोलेगा चल यार तेरा कौन सा शादी हुआ मेरे से। निकल। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट इज व्हाट विल हैपन। अब इसको समझना कि एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट कैसा करें। अब एक्सपेक्टेशन का लोचा हो गया। अब एक्सपेक्टेशन का लोचा हो गया। अब यहाँ पे इतने सारे इन्वेस्टर है, ABCDEFGHIJK, ऐसा करते हैं तो लाखों इन्वेस्टर, करोड़ों अरबों इन्वेस्टर है। इसको चाहिए 4, इसको चाहिए 5, इसको चाहिए 4, इसको चाहिए 3, इसको चाहिए 8, इसको चाहिए 9, इसको चाहिए 8, इसको चाहिए 16, 12, इसको चाहिए 18, इसको चाहिए 24। अरे करते करते कंपनी पागल हो जाएगी। करते करते कंपनी जो है वो पागल हो जाएगी। तो ये सारे शेयर होल्डर्स की, ये जो सारे शेयर होल्डर्स है, इनकी सारों की एक्सपेक्टेशन को गॉर्डन नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने एक फॉर्मूले के अंदर क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया। क्या कर दिया? एक फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर दिया। गॉर्डन के फॉर्मूला का एक प्राइमरी लॉजिक है। हमने जब कॉस्ट ऑफ डेट किया था, हमने कोई फॉर्मूला रटा था? नहीं, हमने जो भी लिखा लॉजिकली डिराइव किया। आज भी हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे ताकि हम समझ पाए कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है। अब हमें गॉर्डन नाम के इकोनॉमिस्ट की थियरी को समझना है। सबसे पहले गॉर्डन का काम इक्विटी के फील्ड में, मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू इक्विटी, ये मैं मानता हूं गॉर्डन का काम है। कुछ इकोनॉमिस्ट है, कुछ एनालिस्ट है जिन्होंने बेहतरीन काम किया।
उनमें से एक गॉर्डन है। आप आगे देखेंगे आपकी मुलाकात होगी वॉल्टर से। आप आगे देखेंगे आपकी मुलाकात होगी ग्राहम डॉड से। आप आगे देखेंगे आपकी मुलाकात होगी मिलर एंड मॉडी गिलियानी से। ये जो सारे इकोनॉमिस्ट थे, वैल्यू मतलब एनालिस्ट थे, इन्होंने अपने अपने लॉजिक को अपने फॉर्मूलाओं में प्रेजेंट किया। और इनके लॉजिक पर आज दुनिया चलती है। इनके लॉजिक पर आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया चलती है। गॉर्डन का लॉजिक एक ही है। गॉर्डन कहता है कोई भी एसेट क्यों ना हो इस दुनिया में। अब समझो कि गॉर्डन ने वर्ड एसेट क्यों यूज किया। गॉर्डन ने बोला कि एक शेयर होल्डर है। कौन है? एक शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर का मतलब इन्वेस्टर हुआ। यस और नो, यू टेल मी दैट। इन्वेस्टर अगर पैसा लगाता है, इन्वेस्टर अगर पैसा लगाता है, तो जिस चीज में उसने पैसा लगाया वो उसका एसेट बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो अगर मैं कहूं कि मैं इन्वेस्टर हूं और मैंने रिलायंस इंडिया की शेयर में पैसा लगा दिया, तो एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड का एक शेयर ये क्या बन गया बॉस? एसेट बन गया। ये सर, गॉर्डन का लॉजिक कहता है कि कोई भी एसेट जो होता है, इस एसेट की वैल्यू होती है। क्या होती है? वैल्यू। एसेट की वैल्यू उसके कमाने की क्षमता पर डिपेंड करती है। एक एसेट की वैल्यू उसके कमाने की क्षमता पर डिपेंड करती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? सपोज करो, सपोज करो आपके पास एक एसेट है। वो कोई भी एसेट क्यों ना होने दो, वो एक सिंपल मशीन है। क्या है? एक सिंपल मशीन। सर पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में, 3 साल ये मशीन चलेगी। सर पहले साल में ये 10,000 कमा के देगी, दूसरे साल में 15,000, सर और तीसरे साल में ये 35,000 रुपया हमें कमा के देगी। सर टोटल ये मशीन हमको 60,000 रुपया कमा के देगी। कितना कमा के देगी? अब ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको टाइम वैल्यू का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कितना कमा के देगी ये मशीन अपने को? चलिए, 1 साल बाद, 2 साल बाद और 3 साल बाद। 10,000, 15,000, 35,000। पहली बार जब तुमने वड़ा पाव खाया था कितने का खाया था? 12 रुपए का खाया था। बहुत महंगी दुनिया में पैदा हुई हो तुम। मैंने जब पहली बार वड़ा पाव खाया था ना, वो 2.5 रुपए का था। कितने का था? 2.5 रुपए का था। 2 रुपीज 50 पैसा इन माई स्कूल कैंटीन। 2 रुपीज 50 पैसा इन माई स्कूल कैंटीन। मेरी मुलाकात वड़ा पाव से हुई। मेरी जिंदगी बदल गई उसके बाद। जो जिसने कभी भी वड़ा पाव नहीं खाया वो खा लेता है, लाइफ चेंज हो जाता है उसका। यस, इट्स अ फैक्ट। वड़ा पाव इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ जंक फूड। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आज मैं उसी स्कूल की कैंटीन में जब जाता हूँ और वड़ा पाव खाता हूँ, वो वड़ा पाव आज मुझे 18 रुपए का मिलता है। कितने का मिलता है? वड़ा पाव वही है, उसकी टेस्ट वही है, उसका एरोमा वही है, चटनी तक की टेस्ट वही है। यहां तक कि उसे पाव के ऊपर चटनी लगा के उसमें वड़ा देने वाला आदमी जो है, लड़का जो है, अब आदमी बन गया, पहले लड़का था, लड़का भी वही है। और उसे तलने वाला आदमी भी वही है। तल्ले वाले का नाम तानाजी है। आज भी उधर जाओ, उसका नाम है तानाजी। उसको बोलते हो तानाजी वड़ा पाव, वो देता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट। कुछ बदला नहीं, सिर्फ कीमत बदली। कुछ बदला नहीं, सिर्फ। ऐसा क्यों? इसकी वजह इन्फ्लेशन। इसकी वजह क्या है? महंगाई। 1 साल के बाद जो आपको 10,000 रुपया मिलने वाला है, उसकी आज की कीमत क्या है? ये समझना जरूरी है। समझने की कोशिश करो बॉस। अगर आपको 1 साल के बाद 10,000 रुपया मिलने वाला है, तो उसकी आज की वैल्यू क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। तब आपको लगेगा कि हाँ चलो इतना पैसा इस एसेट में कमाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ओवरऑल 60,000 रुपया जो ये एसेट आपको कमा के देने वाला है 3 साल, इस 60,000 की आज की वैल्यू क्या है? उसकी आज की वैल्यू क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आज की वैल्यू क्या है इस पैसे की? कहने का मतलब है, इफ आई एम गोइंग टू रिसीव 35,000 रुपीज आफ्टर 3 years, what is the value of that 35,000 rupees today?
Do you understand my question? Yes or no? I'm going to receive 15,000 after 2 years. What is the value of that 15,000 rupees today? What is the value of it today? Are you understanding the question? Online, are you understanding the question? Online students, are you understanding the question? Yes, sir. What is the value of the money today? What is the value of the money today? ये समझना है मुझे। ये समझने के लिए आपको सीए इंटर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप छठी या सातवीं क्लास का कंपाउंड इंटरेस्ट लेके बैठ जाओ, आप ये आंसर कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट टू पीरियड, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट टू पीरियड। ये फॉर्मूला था। इसे फाइनेंस की भाषा में हम ऐसे लिखते हैं। अब दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि 1 साल के बाद मुझे 10,000 आएगा, मतलब वो 10,000 मुझे फ्यूचर में आने वाला है कि नहीं? आज आया कि 1 साल के बाद आया? आज आया कि 1 साल के बाद आया? आज कितना आया मेरे हाथ में? आज कितना है मेरे हाथ में? सर कुछ भी नहीं। सर ये 1 साल के बाद आया। तो यदि 1 साल के बाद मिलने वाले 10,000 की आज की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? सर ये सवाल ही बेतुका लगा। इसका मतलब हमें समझाइए। इसका मतलब बॉस ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 साल के बाद आई विल पे ₹50 फॉर वड़ा पाव। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वड़ा पाव टुडे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वड़ा पाव टुडे? सर 1 साल के बाद आई विल पे, तो चलिए ₹50, तो ये फ्यूचर वैल्यू बन गई। ये क्या बन गई? फ्यूचर वैल्यू बन गई। टुडे मतलब ये क्या बन गई? प्रेजेंट वैल्यू बन गई। सर इन्फ्लेशन रेट इज 10%। सर ये 1 प्लस आर है। सर 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर 1 प्लस 0.10 ऐसे लिखो। 1 साल के बाद तो ऐसा लिखो। सर अब कैलकुलेटर का गेम चालू हो गया। सर 50 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू ब्रैकेट 1.1। सर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 50/1.1। करो कैलकुलेटर क्विकली। 45.45.45। सर 1 साल के बाद वड़ा पाव की कीमत ₹50 है। मैं आज वड़ा पाव के लिए 45.45 दूंगा। स्टेटमेंट सुनना, स्टेटमेंट सुनना। सर 1 साल के बाद वड़ा पाव की कीमत कितनी है बॉस? सर ₹50। मैं आज मैं आज बोलो, मैं आज कभी आज आज माने टुडे वड़ा पाव के लिए 45.45 रुपया दूंगा। ये क्या है सर? ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वड़ा पाव है। सर ये क्या है? सर ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ वड़ा पाव है। डू यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट दैट आई जस्ट मेड? सर वड़ा पाव क्या है हमारा? सर वड़ा पाव यहाँ पे हमारा एसेट बन गया। इस एसेट से इस एसेट के लिए हम 1 साल के बाद कितना पैसा देंगे? तो आज कितना देंगे? सर ये वड़ा पाव की जगह पे रिलायंस इंडिया लिमिटेड का एक शेयर लिख दो। सर एक शेयर इंफोसिस का लिख दो। सर एक शेयर एसबीआई का लिख दो। सर एक शेयर एचडीएफसी का लिख दो। सर एक शेयर टाटा मोटर्स का लिख दो। जिसका लिखना लिख दो। वो वड़ा पाव हो, ओसामा बिन लादेन का पैजामा हो, मेरी चप्पल हो, या रिलायंस इंडिया लिमिटेड का शेयर हो, वो मेरे लिए एसेट है। वो क्यों है? वो मेरा लुकआउट है। मैं लोगों को जानता हूँ, वो नाइकी के जूते जो है 80,000 के जूते यहाँ वहां से जुगाड़ लगा के खरीद लेते 30-35 हजार में। पहले तो मेरे को एक समझ में नहीं आता कि 35,000 के जूते पहनता कौन है। तो चलो ठीक है, पहनने वाले पहनते होंगे, मेरे को उसके बारे में कुछ शक नहीं। हर एक का अपना अपना शौक होता है। वो 35,000 के जूते लेते, उसको 2 साल बैग में रखते अपने अलमारी में, फिर बाहर निकालते और उसी जूते को लाख रुपए में बेच देते। ये होता है दुनिया में। ये समथिंग दैट हैपेंस। उसे स्नीकर्स ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्नीकर्स ट्रेड कहते हैं। मतलब फैंटास्टिक यार, ये जबरदस्त चीज है ये।
क्या है ये जबरदस्त चीज है। वो उसके लिए एसेट है ना, जूता। जूता उसके लिए एसेट है। इधर हमारे लिए क्या चल रहा है? हमारे लिए एसेट क्या है? शेयर। हमारे लिए एसेट क्या है? शेयर। आई बात समझ में? हमारे लिए एसेट क्या है? शेयर। एम आई क्लियर अबाउट दिस? अब कहानी को समझने की कोशिश करो दोस्तों, इस लॉजिक से। किस लॉजिक से? इस वड़ा पाव के लॉजिक से। क्या मैं कहूं कि 1 साल के बाद जो मुझे मिलने वाला है, उसका मुझे आज प्रेजेंट वैल्यू, और मैं आर को 10% ही लेता हूं, आज ऐसे मिलेगा तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? क्या है आपका आंसर? ठीक है। अब मैं आगे लिखता हूं। अब मैं लिखता हूं 2 साल के बाद। सर 2 साल के बाद मुझे कितना पैसा मिलने वाला है? सर 2 साल के बाद मुझे 15,000 रुपया मिलने वाला है। इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r रेस टू n। अब n होगा 2। क्यों? 1 साल के बाद रेस टू 1, 2 साल के बाद रेस टू 2। तो फ्रेंड्स इट विल बी व्हाट, 15,000 इज इक्वल टू पीवी इंटू ब्रैकेट 1 + 0.10 रेस टू 2। सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी व्हाट, 15,000 अपॉन। अब इसे कैलकुलेट कैसे करने का? अब इसे कैलकुलेट कैसे करने का अपने रेगुलर कैलकुलेटर पर? जरा कैलकुलेटर लगेगा। कैलकुलेटर नहीं है? कैलकुलेटर देंगे आपका? दिस इज अ रेगुलर कैलकुलेटर। दिस इज अ रेगुलर कैलकुलेटर। On this calculator, what are you supposed to do? You will do 1 divided by 1.10. The first time you press equal to, this first equal to, this first equal to is nothing but raised to 1. Second time you will press equal to, this equal to is nothing but raised to 2. मतलब 1 divided by 1.10 इक्वल टू एक बार, इक्वल टू 2 बार, दूसरा इक्वल टू का वैल्यू है 0.826। अब समझने की कोशिश करना, मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं, मिस्टेक ना होए। ये है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/1.1 स्क्वायर, मानते हो? 15,000 अपॉन दिस। अब दोस्तों 1/1.1 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 2 बार इक्वल टू। इसकी वैल्यू, ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, इसकी वैल्यू है 0.826। कितनी है इसकी वैल्यू? इसको मल्टीप्लाई किया जाए 15,000 से, आपका आंसर आएगा 12,396। कितना आएगा इसका आंसर? 12,396। कहने का मतलब ये कि महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से 2 साल के बाद मिलने वाले 15,000 की आज की वैल्यू 12,396 है। समझने की कोशिश करो। 2 साल के बाद मिलने वाले 15,000 की आज की कीमत 12,396 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो मिलने वाला है वो सपना है, जो आज मिला वो अपना है। सर 1 साल के बाद, अरे वो तो मोदी जी भी मेरे को देने वाले थे 2014 में, जब वो इलेक्शन जीते, 15 लाख रुपया। भाइयों बहनों, ये पूरे विश्व में जितना ब्लैक मनी है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आप सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करूंगा। अरे किधर गया 15 लाख? आज तक रुका हूं मैं। मोदी जी तीसरी इनिंग बैटिंग कर रहे हैं, साला मेरा पैसा 15 लाख आया ही नहीं आज तक। मैं परेशान हो गया, 15 लाख रुपया किधर गया मेरा? अरे यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वो 15 लाख के बेसिस पे मैं गाड़ी लेने वाला था, मेरी गाड़ी आज तक आई नहीं। आज तक साला मैं ओला में घूम रहा हूँ। बोला चलो मोदी जी मेरे को 15 लाख देंगे, मैं गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी में आऊंगा, भारत देश का नागरिक हूँ, मेरे प्रधानमंत्री ने मुझसे वादा किया, तो साला दिल तोड़ दिया उन्होंने मेरा। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाउ फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग नेक्स्ट। फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग नेक्स्ट। दोस्तों 2 साल के बाद पैसा मिल रहा है।
और उसकी आज की कीमत कितनी है? 12,396। जो बाद में मिले वो सपना है, जो आज मिले वो अपना है। आज कितना मिलने वाला है? 12,396। समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर एक साल के बाद, एक साल के बाद जो मिलेगा वो छोड़, आज कितना मिलेगा? 9090। आज कितना मिलेगा? 9090। सर अब 3 साल के बाद भी पैसा मिल रहा है, बेशक, बेशक। सर 3 साल के बाद, सर 3 साल के बाद मुझे 35,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? सर ये फ्यूचर वैल्यू है। सर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ब्रैकेट 1 + r⁻n। सर फ्यूचर वैल्यू 35,000 है। सर प्रेजेंट वैल्यू इधर है 1 + 0.10 रेस टू 3। सर इसका मतलब है 1.1 रेस टू 3। सर ये जब उधर जाएगा इट विल बी 1/1.1 रेस टू 3। सर 1/1.10 करूंगा मैं मेरे ऐसे रेगुलर कैलकुलेटर पे, और 3 बार इक्वल टू दबाऊंगा। 1/1.10, एक इक्वल टू, दो इक्वल टू, तीन इक्वल टू। मेरा आंसर आएगा 0.7513। मेरा आंसर क्या आएगा? 0.7513। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 35,000 अपॉन 0.7513। अब कैलकुलेशन पर्पजेस के लिए एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये ऐसा आएगा 35,000 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। अभी 1.1 रेस टू 3, 1.1 रेस टू 3, 1.1 लिखना कैलकुलेटर पे, इंटू करना, और इक्वल टू 2 बार दबाना, एक दो। इसका आंसर क्या आएगा? 1.331। अब दोस्तों ये 1.331 को उस तरफ लेके जाना है, मतलब 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/1.331। अब करो जरा, 1/1.331, आपका आंसर क्या आएगा? 0.7513। आपका आंसर क्या आएगा? 1/1.331 का आंसर क्या है? सर इट इज नथिंग बट, ये 35 तो 35 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 0.7513। तो आप इसको इधर बनाओ और वहां ले जाओ, या मैं जैसे कर रहा हूँ 3 बार इक्वल टू करके डायरेक्ट आंसर लेके आओ, आंसर तो वही रहेगा। और ये 3 बार इक्वल टू करना ही सही है, क्योंकि आज से लेकर के आपकी आंखें जब तक ऊपर वाला बंद नहीं करते था तब तक आप प्रेजेंट वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब समझने की कोशिश करो। 0.7513 मल्टीप्लाइड बाय 35,000, व्हाट इज योर आंसर? 26,296। सो 26,296, दैट इज द आंसर। नाउ आई वांट यू टू पे अटेंशन टू माय नेक्स्ट स्टेटमेंट। सर एक साल के बाद 10,000 मिलेगा। सर एक साल के बाद 10,000 मिलेगा। चलेगा। मेरा सवाल है आज की वैल्यू। मेरा सवाल क्या है? आज की वैल्यू। मेरा सवाल क्या है? आज की वैल्यू। सर आज की वैल्यू उसकी 9091 है। आपका आंसर हुआ था 9090.91। मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया 9091 पर। सर 2 साल के बाद 15,000 मिलेगा। सर 2 साल के बाद 15,000 मिलेगा। उस 15,000 की आज की वैल्यू क्या है? सर 12,396। सर 3 साल के बाद 35,000 मिलेगा। उसकी आज की वैल्यू क्या है? सर 26,296। सर ये सब पैसों की आज की वैल्यू क्या? 9091 प्लस 12,396 प्लस 26,296। व्हाट इज योर आंसर? सर 47,783। सर व्हाट इज योर आंसर? 47,783। सर एक आदमी आके हमें स्कीम दिया कि तुम्हें 3 साल के बाद टोटल 60,000 मिलेगा। जो कल मिला वो सपना है, जो आज मिला वो अपना है। आज की 60,000 की इस वैल्यू कितनी है? 47,783। कोई शक? सर ये जो एसेट है, जो हमें 3 साल तक ये पैसा देता चला जाएगा, इस एसेट के लिए आज मैं 47,783 दूंगा। 47,783 दूंगा। ये आज की वैल्यू है। ये क्या है? ये आज की वैल्यू है। आज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई? आज की वैल्यू कैलकुलेट हुई ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो 10 15 35 है, इसे कहा जाएगा फ्यूचर कैश फ्लो। उसे क्या कहा जाएगा? फ्यूचर कैश फ्लो। ये जो हमें हमने कैलकुलेट करके आज इसकी वैल्यू ली है, इसे कहा जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। इसे क्या कहा जाएगा? आज की वैल्यू कहने का मतलब क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो दोस्तों आपने इसेंशियली क्या किया है? आपने लिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
फ्यूचर कैश फ्लोज। क्या किया आपने? आपने लिया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एन एसेट। इट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एन एसेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes or no, please tell me. Online, have you understood the concept of value of an asset? Have you understood? Online, come on, respond. Respond online. ऑनलाइन वाले समझ रहे कि नहीं? फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। अब सर आपने ये इतना बीच में ये पूरा मतलब मकसद क्या है आपका? मैंने कहा लेक्चर के शुरुआत में, अगर KER से कम हो तो ऐसे शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए? तो ऐसे शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए? किसकी बात चल रही है? एसेट क्या है? सर शेयर। सर शेयर के अंदर से क्या निकलेगा? सर फ्यूचर कैश फ्लो। सर इस फ्यूचर कैश फ्लो का हमें क्या लेना है? इस शेयर के अंदर से निकलने वाले फ्यूचर कैश फ्लो का जो प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा? वो आज शेयर की प्राइस होगी। मानते हो कि नहीं मानते? वो आज शेयर की प्राइस होगी। मानते हो कि नहीं मानते? सर एसेट हमारा शेयर है। शेयर में से फ्यूचर कैश फ्लो आएगा। फ्यूचर कैश फ्लो का मैं प्रेजेंट वैल्यू लूंगा और वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आज की शेयर की प्राइस होगी। एनी डाउट्स? सर शेयर में से फ्यूचर कैश फ्लो क्या आ सकते हैं? केवल दो आ सकते हैं। सबसे पहला डिविडेंड, क्योंकि शेयर अपने को क्या देता है? सर डिविडेंड देता है। और दूसरा सर सेल प्राइस। सर शेयर में से आप दो ही पैसे कमा सकते हो सर, या तो उसका डिविडेंड और या तो उसे बेचकर पैसा कमा लो। या तो उसे बेचकर पैसा कमा लो। An equity share will have only two sources of cash flows. The first being the equity dividend declared by the board of directors of the company, and the second being the sale price of the share in the market on that particular day. Dividend is denoted by the alphabet D, and share price is denoted by the alphabet P. P for price, D for dividend. दोस्तों, कंपनी के बारे में एक बात तो क्लियर है। कंपनी जो होती है वो चलती जाती है। वो क्या है? वो चलती जाती है। सर धीरू भाई अंबानी आज नहीं रहे। ही इज नो मोर, बट हिज सन इज कैरिंग फॉरवर्ड एंड एक्सटेंडिंग हिज लेगेसी with great pride and with in a way that I believe nobody but him is capable of doing what he does. I am speaking about Mukesh Ambani. What Mukesh Ambani achieves, it is impossible for any other human being to achieve. He is just too good with his thought process. I mean, his thinking, his the way he conducts his business is just too good. Now, having said this, having said this, who started Reliance? Who founded it? Dhirubhai Ambani. Who's running it? Mukesh Ambani. And Mukesh Ambani's line of succession is ready. Isha Ambani, Anant Ambani, Akash Ambani, they are all ready. They are waiting to pick it up when Mukesh Ambani decides to step down. Are you understanding what I'm trying to say? This is the meaning of company chalti jati. In terms of legal language, this is known as perpetual succession. What is it known as? It is known as perpetual succession. I hope you understand this concept. The fact that perpetual succession is there, it shows that company has a life that is infinite. That is infinite. It will go on and on and on. The beauty about a company is that it will grow. Grow is denoted by the alphabet G. Sir, the dividend you receive today, the dividend you receive today will grow.
The dividend you receive today will what? It will grow. If it is growing, it is going to grow at a particular rate or percentage. It is going to grow at a particular rate or percentage. Agreed or disagreed? Please tell me that. Yes or no? My dear friends, is it so that the company is going to give dividend only once? एक बार dividend देके खल्लास? Is it like that? एक बार dividend देके खल्लास? Is it going to be like that? No. कंपनी तो डिविडेंड देती जाएगी, आज, अगले साल, उसके अगले साल. इट इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस फीचर. इट इज गोइंग टू बी अ continuous feature of a company. It is going to be a what? A continuous feature of a company. And what is going to be a continuous feature of a company? The payment of dividend. And the fact is that the dividend is going to keep on growing. And the fact of the matter is that the dividend is going to keep on growing. Sir, dividend paid today, sir, dividend paid today is given by the alphabet D0. Sir, dividend paid today is rupees 5. I expect the company to grow at the rate of 4%. At the rate of 4%. Sir, what is going to be 4% per annum? Sir, what is going to be my dividend expected after 1 year? Very simple. Same formula. Sir, future value is equal to present value into 1 plus r raised to n. Sir, today I am getting 5. I will get it at, sorry, it is 4%. That is not written correctly. That's inaccurate. Hold on, guys. Just a second. 1 plus 0.04 raised to 1. Why? After 1 year. So, my dear friends, it is 1.04 multiplied by 5. What is your answer? 5.2. So, if it is going to grow at 4%, there are two ways of doing this on your calculator. You can punch the number 5, press plus sign, and press 4%, you will get 5.2. 5 plus 4%, you will get 5.2. Or do 5 multiplied by 1.4, again you will get how much? You will get 5.2. 5 multiplied by 1.4. Oh, sorry. Mistake. Not 1.4, 1.04. 5 multiplied by 1.04. What will you get? You will get 5 point. You will get 5.2. I made the same mistake both the times. 0.04 is 4% and 0.4 is 40%. That's an error. मेरे से गलती हुई है, माफ कर दीजिएगा. So how will you do on calculator? 5 multiplied by 1.04, 5.2, or 5 plus 4%, 5.2. Generally, financial management teachers prefer to do it like this. I allow both the things. ऐसा कुछ भी नहीं है, एक गलत है, एक सही है. They are both right. But you have to see. Now, what is the dividend expected after a year? 5.2. What is the dividend expected after a year? 5.2. So this dividend expected after a year, ये फ्यूचर कैश फ्लो है कि नहीं है? ये फ्यूचर कैश फ्लो है कि नहीं है? सर है. इट इज अ फ्यूचर कैश फ्लो. सर, D1 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो. यस. फ्यूचर कैश फ्लो की क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. फ्यूचर कैश फ्लो की क्या करनी है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सर, उसी तरीके से D1 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो. उस D1 की क्या करो? प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करो. सर, प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, सर, मुझे मुझे चाहिए इन्फ्लेशन रेट. आज से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के रेट को हम कहेंगे, हम क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर कहेंगे. क्या कहेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर कहेंगे. डिस्काउंट फैक्टर के बिना एफएम कर नहीं सकते. सर, डिस्काउंट फैक्टर हम लेते हैं 10%. हम लेते हैं 10%. सर, 1 साल के बाद 5.2 रुपया मिलेगा. सर, उसकी आज की वैल्यू क्या है? सर, 1/1.10 मल्टीप्लाइड बाय 5.2. सर, मेरा आंसर है 4.73 राउंडेड ऑफ. डेसिमल को राउंड ऑफ करके लिखा. अरे यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यहां पर यहां पर हमने क्या किया? हमने बोला कि शेयर की करंट प्राइस उससे मिलने वाले डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू है. तो डिविडेंड अपॉन डिस्काउंटिंग फैक्टर मैंने किया. अब इसी को एक अलग नोटेशन में लिख के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा.
ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके हिसाब से 10% है, आपके हिसाब से 10% वैल्यू लूज करेगा, मेरे हिसाब से 12% वैल्यू लूज करेगा। तो आपके जिंदगी में, आपके बुक्स में, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए आप क्या कैलकुलेट करेंगे? 10%। मेरे बुक्स में, मेरे जिंदगी के लिए, मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए मैं क्या लूंगा? 12%। ऐसा हर एक इन्वेस्टर अलग 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 रेट लेगा। इसके लिए हर एक इन्वेस्टर की शेयर से आने वाली एक्सपेक्टेशन अलग 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 होगी। इसी कारण से कोई बेचेगा और कोई खरीदेगा, क्योंकि साला सबकी एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। सबकी ही एक्सपेक्टेशन एक ही होती तो सब लोग एक ही चीज करते, या तो खरीदते या तो बेचते। देखा है सर, सबकी एक्सपेक्टेशन एक ही होती है, सब लोग पैसा जाके एफडी में लगाते। सर सबकी एक्सपेक्टेशन एक ही होती है, सब लोग जाके पोस्ट ऑफिस में पैसा रख देते हैं। सर सबकी एक्सपेक्टेशन एक ही होती है, सब सोना खरीदते हैं। बट शेयर मार्केट, किसी की एक्सपेक्टेशन ये है तो किसी की एक्सपेक्टेशन वो है, तो किसी की एक्सपेक्टेशन कुछ और है। इसीलिए कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई पकड़ के रखता है, कोई डेरिवेटिव्स में खेलता है। फाइनल में सीखेंगे डेरिवेटिव्स, ब्लैक मैजिक ऑफ फाइनेंस। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तो कोई खरीदेगा, कोई बेचेगा, हर एक की एक्सपेक्टेशन अलग अलग। आपकी कितनी? 10%। आपकी एक्सपेक्टेशन को आज से कहेंगे, को आज से कहेंगे केई। क्या कहेंगे उसको? आज से केई कहेंगे। तो जब हम यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर कर रहे हैं, हम इसेंशियली, हमने यहाँ पे 10% लिया था, तो डिस्काउंट फैक्टर हमने कैसे लिखा? हमने लिखा 5.2 अपॉन 1.10। मतलब हमने क्या लिखा? हमने लिखा 5.2, हमने लिखा 5.2 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू 1, बराबर है? ऐसे लिखा। दोस्तों, ये जो 10% है, ये जो 10% है, ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है, दैट इज के, दैट इज के। तो ये जो आपने यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा है, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये जो आपने यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा है, आप क्या कर रहे हो? 1.10 लिए ना, तो 1 प्लस 10% हुआ ना इसका मतलब। तो ये जो आपने 1 प्लस ये लिया है ना, ये 1 प्लस दिस होल थिंग इज डिस्काउंट फैक्टर। दिस होल थिंग विल नोन एज के। तो व्हाट इज दिस? दिस इज D1 अपॉन के। व्हाट इज दिस? D1 अपॉन के। व्हाट इज दिस? D1 अपॉन के। Now please understand. Expected price of the share. Expected price of the share is equal to P0. P0 is going to be nothing but the present value of future cash flows. Sir, P0 is the present value of future cash flow, which is D1 upon KE, which is D1 upon KE. सर ये जो D1 अपॉन KE है, क्या ये आज रुकेगा? क्या ये कल रुकेगा? क्या ये परसों रुकेगा? क्या ये एक महीने बाद रुकेगा? क्या एक साल के बाद रुकेगा? सर ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। सर ये चलता जाएगा। ये परपेचुअल सक्सेशन है सर, इट विल ग्रो फॉर एवर। सर प्लस जी, सर प्लस जी, इट विल गो फॉर एवर। सर ये प्लस जी को जरा बाद में लेके आएंगे, सर ये प्लस जी को जरा बाद में लेके आएंगे। सर मुझे क्या कैलकुलेट करना था? सर मुझे कैलकुलेट करना था एक्सपेक्टेशन। सर एक्सपेक्टेशन है के ई। एक्सपेक्टेशन क्या है? के ई। सर P0 is D1 upon KE. I want expectation. Therefore, can I say KE is D1 upon P0? And I expect this company to grow at G% forever. The formula of Gordon has been derived. You have not memorized a single word in the formula. What was this? This was the present value calculation. And what was this? This was something known as perpetual growth rate. It was known as perpetual growth rate. कंपनी इस पे ग्रो होती हुई चली जाएगी, होती हुई चली जाएगी। तो जरा इक्वेशन इक्वेशन खेलते हैं अभी। अभी के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस जी। Therefore, KE minus G is equal to D1 upon P0. Therefore, P0 multiplied by KE minus G is equal to D1. Therefore, P0 is equal to D1 upon KE minus G. Sir, an equally important formula, more important than equity share, is the formula of price or value of share. That is P0 is equal to D1 upon KE minus G.
and KE is equal to D1 upon P0 plus G. Here we are. Here we are. Sir, let us understand one thing very, very clearly. Sir, let us understand one thing very, very clearly. That is, Gordon prescribes a formula under which, point number one, company will grow at the rate of G percentage forever. This forever is known as perpetual, not succession, perpetual growth rate. Perpetual succession is the fact that the company never dies. Perpetual growth rate is that the company keeps growing on forever. D1 is equal to D0 into bracket 1 plus G, where D0 is equal to last paid dividend. Do not confuse this as last year's dividend. D1 is equal to expected dividend. G is equal to growth percentage, is the same G over here. This is the same G. Third point, KE is equal to cost of equity. This is nothing but the shareholders' expectation. Number four, very important. KE is equal to D1 upon P0 plus G, where P0 is equal to current share price. It is equal to what? It is current share price. Here you need to understand that P0 is equal to D1 upon KE minus G. Here you need to understand that if G becomes greater than KE, the fraction is useless. Why is the fraction useless? As a negative denominator is meaningless. You are not learning physics. You are learning financial management. You want to learn physics? Go there. IITN Spectrum, Pacific, IIT Pace, LNs, all these are over here. We are doing commerce classes in a science classes building. Go there. I can't teach you negative denominator because I don't know myself. I know, but for that I need a scientific calculator. Please understand that. Now please pay attention. If I was to say 5 upon 6 minus 8, 5 upon minus 2, this will be minus 2.5. This will be minus 2.5. Can the share price be negative? It's a meaningless statement. It's a meaningless statement. That is why I'm saying, that is why I'm saying that if G is greater than K, if G is greater than K, the fraction is useless. कहने का मतलब है, Gordon gives a formula P0 to calculate share price, but Gordon's formula cannot calculate P0 for a high growth company, a company whose G is greater than K. For Gordon to work, KE must always be greater than G. For Gordon to work, KE must always be greater than G. KE must always be greater than G. Are you understanding what I'm trying to say? On the basis of this, what have you achieved? You have achieved the conceptual explanation of cost of equity of Gordon's formula. Online, everybody, have you understood? Yes or no? Please tell me that. Yes or no? Please tell me that. Online, waiting for responses. Online, waiting for responses, please. Understanding? Yes or no? Okay. My assumption is you are. And you are understanding, not a problem. Now, please pay attention. So, theory number 2. So, this particular lecture is dedicated to what concept? This particular lecture is dedicated to the concept of cost of equity. This is our lecture. As you can see the date also. Our lecture is on
12th of Jan 25. It is dedicated to what? It is dedicated to cost of equity. It is dedicated to what? Now, cost of equity, I told you, has two things. First is Gordon, and the next model that we are going to do is known as capital asset pricing model, CAPM. It is another great invention. It is another great invention in the field of financial management. And a lot of credit must be given where it is due. CAPM is essentially important. So what did you learn? You learned Gordon. गॉर्डन का फंडा समझा, गॉर्डन का फॉर्मूला डिराइव हुआ। सर आज के लेक्चर में आप खाली कॉन्सेप्ट कराओ, कॉन्सेप्ट सिखाओ, अगले लेक्चर में सम्स, अगले लेक्चर में सम्स। आज कॉन्सेप्ट है, ये लेक्चर, ये वीडियो सर जब हम देखेंगे हम कॉन्सेप्ट के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे सर? कॉन्सेप्ट के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। My late father was an engineer, a very simple, straightforward, and a very honest man. He tried the share market, but he did not understand it, and he lost a lot of money. So he came up one day and said, "Share market is not something I can manage. I don't know how to, manage the share market. I would rather have my money kept safe and keep it in a fixed deposit. Keep it in a fixed deposit." So what did my father say? My father said, I will keep my money in the fixed deposit and I will get 6% interest. I will get 6% interest. I said, okay. I am the son. I am more advanced than my father. I have a better risk appetite than my father. So I said, Father, you keep it at 6%. Why do you do this? My father said, I want a life which is risk free. I want a life which is, मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे चैन की जिंदगी चाहिए। बट बेटे को क्या चाहिए? बेटे को मिलियनर लाइफस्टाइल चाहिए, हनी सिंह लाइफस्टाइल, इडली दी मेड, फैट cigars, pull up like a sheik, superstar, all that kind of shit. So for that, what do I need? I need money. I have to take risk, and I will take risk by going where? By going in the market. Today market is giving me a return at the rate of 14%. At the rate of what? 14%. So my father asked me a question. He said, okay, you go to the market. तुम जाओ मार्केट में इन्वेस्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझो बेटा, मार्केट में तीन किस्म की कंपनीज होती है। मार्केट में कंपनी जो होती है वो तीन किस्म की होती है। सर पहले कंपनी ऐसी जो कंपनी की शेयर की प्राइस बढ़ेगी जब मार्केट बढ़ेगा। मैंने बोला ये तो कॉमन सेंस है। फादर सेड नो, मार्केट अगर 10% से बढ़ा तो ये कंपनी भी बढ़ेगी, पर ये कंपनी ना 14% से बढ़ेगी। मतलब ये कंपनी क्या करेगी? ये मार्केट से ज्यादा ग्रो करेगी, ये मार्केट से ज्यादा ग्रो करेगी। इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ग्रो कर रही है इतना तो मार्केट ग्रो कर रहा है इतना। इन दोनों एरोस का कंपैरिजन कीजिए। मार्केट ग्रो कर रहा है कितने परसेंट पर और कंपनी ग्रो कर रही है कितने परसेंट पर? जो ऊपर है वो नीचे आएगा, ये जिंदगी का दस्तूर है, और जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ये लिखा हुआ है, ये होगा। जो मार्केट ऊपर है वो मार्केट नीचे भी जा सकता है। ये कंपनी उससे ज्यादा नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि जब चढ़ रहे थे तब 14% चढ़े तब चला, जब चढ़ रहे थे तब 14% चढ़े तब चला। तो मार्केट अगर 6% से गिरा है तो कंपनी तो 8.4% से गिरेगी। तो आपने ये कैलकुलेशन कैसे किया? बॉस, जब ये हो रहा है तो इसका मतलब है योर कंपनी इज 1.4 टाइम्स ऑफ द मार्केट। 1.4 टाइम्स का मतलब क्या है? इट इज 1.4 टाइम्स, और इट इज 1.4x riskier than the market. It is 1.4 times
रिस्कियर, एक्स मतलब टाइम्स, एक्स मतलब टाइम्स, इट इज 1.4x रिस्कियर देन द मार्केट. Sir, father also said, if the company and market relation is to be done, that market is growing at 10%, company will also grow at 10%. And I say over here that company is as risky as market. Company is as risky as market. And then my dad finally said, you will encounter a third type of company where the market will grow at 10%, but the company will grow at 8%. Such a company is less risky than market. Any doubts? Easy, simple, straightforward. ये क्या लगा रखा है? सर ये क्या लगा रखा है? लेस रिस्की देन, सर मोर रिस्की देन, सर एज रिस्की एज. सर ये क्या टेंसेस एंड कंपैरिजन सिखा रहे हो क्या? हाँ, रिस्क को गिनने का टूल, शस्त्र आपके सामने रख रहा हूं. इट इज गिवन बाय बीटा, डिनोटेड बाय ग्रीक अल्फाबेट बीटा. इट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक अल्फाबेट बीटा. अब भैया ये मेरा थोड़ा बहुत वीक है, ये ग्रीक है कि रोमन है वो मेरे को नहीं पता, पर बीटा है उतना मेरे को पता है. मेरा ख्याल ग्रीक होगा. उसमें मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने बीटा को समझने में टाइम वेस्ट किया. कैसे करता है कोवेरियंस, आई एम अपॉन सिग्मा स्क्वायर एम, वो सब मैं समझा उसका. ये फाइनल में है. वो बीटा वो अरबी है, वो अलिफ है कि संस्कृत है कि अर्धमगधी है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता. वो क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे को उससे फर्क पड़ता है. अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? ये क्या है? ये बीटा है. सर बीटा क्या गजब का है ना. सर बीटा अगर ग्रेटर देन वन है, अगर बीटा ग्रेटर देन वन है, तो सर कंपनी इज रिस्कियर देन मार्केट. सर ये क्या बात हो गई? सर ये हम कंफ्यूज हो गए, ये ग्रेटर देन वन कहां से आ गया? सर अभी तो आपके डैड ने बोला ना. सर ये कंपनी है. सर जब मार्केट 10% से ऊपर जाएगा तब कंपनी 14% से ऊपर जाएगी. तो जब मार्केट 1% से ऊपर जाएगा तो कंपनी कितने परसेंट से ऊपर जाएगी बॉस? जब कंपनी 14% से ऊपर जाती है तब मार्केट 10% से जाता है, तो मार्केट 1% से जाएगा तो कंपनी कितने परसेंट से जाएगी? ऑब्वियसली इट इज 14 डिवाइडेड बाई 10, इट इज 1.4. सर ये कितने परसेंट से जाएगी, ये रिस्क है. और सर ये इज नथिंग बट बीटा, दिस इज नथिंग बट बीटा. सो यहाँ पे बीटा 1.4 है, मतलब इट इज ग्रेटर देन वन. इफ इट इज ग्रेटर देन वन, शेयर मार्केट चढ़ा 10% से, कंपनी चढ़ी 14% से, शेयर मार्केट में रिस्क है तो कंपनी उससे ज्यादा चढ़ रही है. बीटा इज ग्रेटर देन वन, इट इज रिस्कियर देन मार्केट. अग्रीड और डिसएग्रीड? ऑनलाइन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? ऑनलाइन, 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 ऑनलाइन. रिस्पॉन्स, दोनों का रिस्पॉन्स चाहिए, दोनों का रिस्पॉन्स चाहिए, दोनों का रिस्पॉन्स चाहिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स. गुड, गुड, गुड. मार्केट, बीटा इज रिस्कियर देन मार्केट, ग्रेटर देन वन, रिस्कियर देन मार्केट. सर मार्केट 10%, सर कंपनी भी 10%. सर बीटा इज इक्वल टू वन. मेक द सेंटेंस. कंपनी इज एज रिस्की एज मार्केट. सर मार्केट 10%, कंपनी 8%. सर 8 डिवाइडेड बाय 10, सर 0.8.
सर यहाँ तो बीटा इज लेस देन 1, कंपनी इज लेस रिस्की देन मार्केट। सर तो बीटा क्या है? सर बीटा इज अ मेजर ऑफ मार्केट, ऑल्सो रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा इज अ मेजर ऑफ व्हाट? Systematic risk. Beta is a measure of what? Systematic risk. So these are the values of beta given to you over here. It is greater than 1 and less than 1। सर आपने ये सारी, ये क्यों आप इतना ये बकचोदी कर रहे हो? क्या आप कर रहे हो? व्हाट द हेल यार। आप RF RM समझो जरा, सबर करो। पूरी बात बोल रहा हूं। अभी तो हीरोज इंट्रोड्यूस किए मैंने स्टोरी के। अभी स्टोरी के हीरो मैंने इंट्रोड्यूस किए, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिस्क एंड बीटा। ये 3 हीरो आ गए ना स्टोरी के। आ गए ना ये 3 हीरो, अमर अकबर एंथनी। अभी पूरा स्टोरी सुनो ना यार, पूरा स्टोरी सुनो। सर आपके फादर घर पे बैठे FD में पैसा लगाया, RF लेके खुश हुए। RF लेके खुश हुए। सर वो इन्वेस्टर, सर वो इन्वेस्टर जो रिस्क लेना चाहता है, जो रिस्क लेना चाहता है, उसका क्या, उसे क्या मिलेगा? सर जो इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहता है, सर इन्वेस्टर की सर एक्सपेक्टेशन का क्या? सर बहुत सिंपल है, उसकी एक्सपेक्टेशन समझो। सर इसको रिस्क फ्री रेट तो चाहिए ही चाहिए, इसको कम से कम इतना पैसा तो चाहिए। लेकिन सर इसका पेट नहीं ना भरता इतने पे, इसका पेट नहीं ना भरता इतने पे। साला लालची है, इसको इससे ज्यादा चाहिए, इतना ज्यादा चाहिए। सर इसको ना मार्केट का भी रेट चाहिए। इसको क्या चाहिए? और सर ये रिस्क ले रहा है कि नहीं? कितना ले रहा है? सर ये मार्केट रेट कमाने जा रहा है। मतलब ये रिस्क फ्री रेट से, ये रिस्क फ्री रेट से इतना ज्यादा कमाएगा। मान के चलो रिस्क फ्री रेट 6% है, मार्केट तुम्हें 14% दे रहा है, तो ये 8% एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये 8% एक्स्ट्रा कौन दे रहा है उसको? कंपनी की मार्केट, सर कंपनी, क्योंकि वो पैसा कंपनी में लगा रहा है। तो सर ये कंपनी उसको दे रही है 8% एक्स्ट्रा। पर सर वो कंपनी भी तो एज रिस्की एज मार्केट, लेस रिस्की देन मार्केट और मोर रिस्की देन मार्केट होगी। तो ये 8% को अपने को बीटा से फैक्टर करना पड़ेगा। सर कहने का मतलब है उसको 8% ज्यादा मिलेगा रिस्क फ्री रेट से। लेकिन सर ये 8% बीटा से मल्टीप्लाई होगा। अगर कंपनी इज मोर तो उसको बेसिकली 9.6% मिलेगा कंपनी के पार्टिसिपेशन से, क्योंकि अगर मार्केट 1% से ऊपर गए तो कंपनी 1.2% से ऊपर जाएगी। तो अगर उसे 8% एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, उसको 8% नहीं, उसको 8% प्लस 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है वाया द कंपनी। कंपनी इज रिस्कियर देन मार्केट, तो मार्केट 1% देगा तो कंपनी 1.2, तो वो फैक्टर को आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसकी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू के। सर अब इसको हम डिनोट करके लिखेंगे तो इसको ऐसा लिखा जाएगा। आपने लिखा रिस्क फ्री रेट, मानते हो उसको कम से कम रिस्क फ्री रेट मिलना चाहिए इतना। सर वो रिस्क ले रहा है, सर वो कितने की रिस्क ले रहा है? सर इतने की रिस्क ले रहा है, मार्केट माइनस रिस्क फ्री, बीटा मल्टीप्लाइड बाय RM इंटू RF। सर फॉर्मूला डिराइव हो गया। ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है सर, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी चैप्टर में। जितने भी इक्विटी के फॉर्मूले हैं हमने सारे डिराइव कर लिए। हमने एक भी फॉर्मूला रटा क्या? सारे डिराइव किए। तुमको फॉर्मूला रटना है, जेके शाह जाओ, एडनोवेट जाओ, है उधर तुम्हारे घर के उधर जाओ, दूसरा क्लास में जाओ। तुमको फॉर्मूला सीखना है, तुमको फॉर्मूला समझना है, इधर आओ। समझ में आ रहा है? और मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं ये बोलूंगा, इसको यूट्यूब पर डालूंगा। इसको जो करना है करो, जो करना है करो। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तुमको केस करनी है करो, जो उखाड़ना उखाड़ लो। और मैं डालूंगा इसको, क्योंकि मैं जानता हूं कहीं भी तुम अरिहंत में थी ना पहले, फॉर्मूला डिराइव किया था अरिहंत ने? नहीं ना, डिराइव नहीं किया था ना, उसको भी डाल। समझ में आ रहा है? घूमो चाहे जिधर, काम होगा इधर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? तो ये है, दिस इज द होल फंडा। व्हाट इज दिस?
This is the funda of CAPM. This is the funda of CAPM. What have we understood, sir? We have understood in today's lecture. Two important formulae of cost of equity. So first we understood via Gordon that, sir, KE is equal to D1 upon P0 plus G, where P0 is equal to D1 upon KE minus G. ये हमने दो फॉर्मूलाज आज अहम इंपॉर्टेंट सीखे सर। फिर हमने CAPM नाम का फॉर्मूला सीखा। तो CAPM इज इक्वल टू KE, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। इसे कहा जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? यस और नो? 100%. What was this? This was the conceptual explanation of cost of equity. In our next session, what we are supposed to do? In our next session, what we are supposed to do is we are supposed to do questions. But now please understand, हमारा पिछला लेक्चर में हमने कॉन्सेप्चुअली क्या खत्म किया था? कॉस्ट ऑफ डेट हमने खत्म किया था। क्या किया था? कॉस्ट ऑफ डेट हमने खत्म किया था। ये रहा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट कंप्लीटेड। इसकी रिकॉर्डिंग आपके वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके रिकॉर्डिंग देख लेना। और यहां पर मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्चुअली बेसिस पर कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ cost of equity is now completed. Understanding what I'm trying to say? There is a lot to write down on the screen. Please, Shanti.